हेलो फ्रेंड्स। तो अभी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्वेश्चन बीच में रुक गए थे। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्वेश्चन सीरीज़ को। तो क्वेश्चन नंबर 58 पर थे हम। तो क्वेश्चन नंबर 58 है सांख्य योग। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, ये 6 विभिन्न भारतीय दर्शन थे। तो इनकी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस में हुई है? तो ये जो इंडियन आइडिया थे वो क्लियरली एक्सप्रेस्ड किस में हुए हैं? पहला दिया है वैदिक युग में, या बी गुप्त युग में, या सी कुषाण युग में, या डी मौर्य युग में। तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा, वेदांत और ये 6 विभिन्न भारतीय दर्शन थे। तो इनकी अभिव्यक्ति किस में हुई है? तो वो हुई है हमारी वैदिक युग में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैंडीक्राफ्ट दैट वाज नॉट डील्ड बाय आर्य? तो पहला दिया है मैदभान या पोट्री, बी आभूषण, सी बढ़ाईगिरी या काष्ठकारिता, या डी लोहारगिरी या लोहार। तो इनमें से कौन सी दस्तकारी व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वो थी हमारी लोहारगिरी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो लोहारगिरी जो है आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उपवेद और उनसे संबंधित वेद जो नीचे दिए गए हैं सही नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग उपवेद एंड द वेदास रिलेटेड टू देम इज नॉट वेल करेक्ट? पहला दिया है आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है, ये बी धनुर्वेद यजुर्वेद से है, या सी गंधर्ववेद सामवेद से है, या डी शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद से है, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ये बता रहा है कि कौन सा वेद जो है अपने संबंधित, मतलब कौन सा उपवेद अपने संबंधित वेद से संबंधित है या नहीं है। तो जो आयुर्वेद है पहला दिया है आयुर्वेद, वो रणवेद से संबंधित है, यह भी सही है। तो आयुर्वेद हमारा रणवेद से संबंधित है। इसी टाइप से बी धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है, और सी गंधर्ववेद सामवेद संबंधित है, ये भी सही है। और जो डी है शिल्पवेद या अर्थशास्त्र, वो अथर्ववेद संबंधित है, यह भी सही है। तो हमारे ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो जो ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो यह हमारा आंसर होगा। तो ई ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी सारे हमारे ये सब सही हैं। आयुर्वेद रणवेद से संबंधित है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, और गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। इसी टाइप से शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अर्थवेद का उपवेद है। अगला क्वेश्चन, रणवेद के किन 6 मंडलों को वंश या गोत्र मंडल कहा जाता है? विच 6 मंडल ऑफ द रणवेद आर कॉल्ड डिनेस्टी या गोत्र मंडल? तो रणवेद के कौन से मंडल हैं जिन्हें गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है 2 से 7वें मंडल तक, या बी पहले से 6वें मंडल तक, या सी तीसरे से 8वें मंडल तक, या डी चौथे से 9वें मंडल तक। तो रणवेद के किन 6 मंडलों को वंश या गोत्र मंडल कहा गया है? तो वो है हमारा पहला वाला ऑप्शन, मतलब 2 से दूसरे से 7वें मंडल तक जितने हमारे 6 मंडल हैं इनको जो है गोत्र या वंश मंडल कहा गया है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? विच वेदास डिस्क्राइब द मैजिकल माया एंड वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स? तो पहला ऑप्शन दिया है ऋग्वेद में, या बी यजुर्वेद से, या सी सामवेद में, या डी अथर्ववेद में। तो जादुई माया और वशीकरण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। अथर्ववेद जो है हमारा जादुई माया और वशीकरण से संबंधित है, और ऋग्वेद हमारा स्रोत एवं प्रार्थना से संबंधित है, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है, और जो सामवेद है वो संगीत से संबंधित है, संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद है ही हमारा जादुई माया और वशीकरण से। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द किस समूह को इंगित करता है? विच ग्रुप डज द वर्ड आर्य रेफर टू? पहला निर्णय जाति समूह को, या बी यायावरी जन को, या सी भाषा समूह को, या डी श्रेष्ठ वंश को। तो जो आर्य शब्द है वो किसको संबंधित करता है?
श्रेष्ठ वंश को, आर्य का मतलब श्रेष्ठ या कुलीन, हमने पहले ही पढ़ा था, और आर्य जो है श्रेष्ठ वंश को संबोधित करता है, यह समूह से इंगित है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो अभी हमने पहले ही बताया था कि हाउ मैनी मंडल्स आर देयर इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? पहला ऑप्शन या 7 हैं, या बी 8 हैं, या सी 9 हैं, या डी 10 है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में संवत कहाँ से आए थे? वेयर डिड आर्य पॉसिबली कम फ्रॉम इन इंडिया? तो पहला दिया है यूरोप से, या बी मध्य एशिया से, या सी पूर्वी एशिया से, या डी अन्य क्षेत्र से। तो आर्य भारत में संवत कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। तो सेंट्रल एशिया से आर्य आए थे, और सर्वाधिक जो मान्यता है वो मध्य एशिया से ही माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? विच वेद इज आल्सो पार्टली कंपोज्ड इन द फॉर्म ऑफ गद्य? तो गद्य में कौन सा वेद रचित है? पहला दिया है यजुर्वेद, या बी ऋग्वेद, या सी सामवेद, या डी अथर्ववेद। तो गद्य रूप में कौन सा वेद रचित है? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद हमारा गद्य में भी है और पद में भी है, तो यह दोनों में रचित है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इन विच वेद द मीटिंग एंड द कमेटी प्रजापति हैड 2 डॉटर्स? तो पहला दिया है ऋग्वेद में, या बी यजुर्वेद में, या सी अथर्ववेद में, या डी सामवेद में। तो प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति का उल्लेख जो है वो किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अथर्ववेद माया और वशीकरण से संबंधित है, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड संबंधित है, और जो पहला है ऋग्वेद वो स्रोत एवं प्रार्थना संबंधित है, और डी जो सामवेद है वो संगीत में स्रोत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विच वॉज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द ऋग्वेद एरा? पहला सभा, बी समिति, सी विदत, या डी परिषद। तो जो ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था थी वो कौन सी थी? विदत। विदत हमारी ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? हु इज द ओल्डेस्ट अमॉन्ग द ब्राह्मण टेक्स्ट? पहला दिया है ऐतरेय ब्राह्मण, या बी शतपथ ब्राह्मण, या सी गोपद ब्राह्मण, या डी पंचविश ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई, मतलब प्रचलन में कब आई? व्हेन डिड द गोत्र सिस्टम कम इनटू वर्क या फोर्स? पहला दिया है ऋग्वेदिक काल में, या बी महाकाव्य काल में, या सी सूत्र काल में, या डी उत्तर वैदिक काल में। तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो वो आई हमारी उत्तर वैदिक काल में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। और उत्तर वैदिक काल कब से माना जाता है? 1500 से 600 BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, अनुलोम विवाह का अर्थ, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनुलोम मैरिज? तो पहला दिया है जब उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह होता है, या बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, या सी उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, या डी निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो अनुलोम विवाह का अर्थ इनमें से कौन सा होता है? कि जब उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह होता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह कहते हैं। तो अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? जब उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह होता है तो वो अनुलोम में आता है। अगला क्वेश्चन, ये वैदिक सभ्यता में डिफरेंट टाइप के विवाह होते थे, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन भी ऐसा ही संबंधित है। जैसे प्रतिलोम विवाह का कब माना जाता है? तो प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? पहला ऑप्शन यह है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह,
या बी उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह, या सी उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, या डी निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो प्रतिलोम विवाह को कब माना जाता है? तो वो माना जाता है, इसका आंसर होगा बी, मतलब उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह अनुलोम कहा जाता है, मतलब इनवर्स मैरिज कहा जाता है। और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें अनुलोम मैरिज कहा गया था, तो अनुलोम विवाह किसे कहा गया था? जब उच्च वर्ण पुरुष हो और निम्न वर्ण नारी हो, और प्रतिलोम में उच्च वर्ण नारी हो और निम्न वर्ण पुरुष हो। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में यव, जो यव है वो किसे कहा जाता था? वो वाज कॉल्ड यव इन द वैदिक एज। पहला ऑप्शन दिया है गेहूं को, या बी जौ को, या सी चावल को, या डी इनमें से किसी को नहीं। तो यव वैदिक युग में किसे कहा जाता था? जौ को। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? जौ को। अगला क्वेश्चन, व्रीहि शब्द व्रीहि निम्न में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? फॉर विच द फॉलोइंग इज द वर्ड व्रीहि यूज्ड। तो पहला ऑप्शन दिया है चावल के लिए, या बी गेहूं के लिए, या सी जौ के लिए, या डी कपास के लिए। तो व्रीहि शब्द किसके लिए उपयोग हुआ है? चावल के लिए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चावल के लिए व्रीहि शब्द यूज किया गया है, और जौ के लिए क्या हुआ था? अभी यव का उपयोग किया गया था वैदिक सभ्यता में। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अथर्व का अर्थ होता है? जो अथर्ववेद पढ़ा था ना आपने अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें जो अथर्व है उसका अर्थ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ अथर्व। पहला दिया है पवित्र जादू, या बी यज्ञ, या सी स्तुति, या डी दर्शन। तो अथर्व का क्या मतलब होता है? पवित्र जादू। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अथर्व का मतलब पवित्र जादू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो हमें जो सही नहीं है वो कलेक्ट करना है, छांटना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो पहला दिया है शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, या बी कल्प सूत्र कर्मकांड से संबंधित है, या सी निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति से संबंधित है, या भाषा शास्त्र से संबंधित है। और डी इसमें कैंसिल हो गया थोड़ा सा। हाँ, तो इसमें डी है नहीं, वैसे डी ऑप्शन था हमारा छंद का। तो छंद शास्त्र से संबंधित है, तो वो भी सही था। तो पहला ऑप्शन शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, यह भी सही है। कल्प सूत्र कर्मकांड से संबंधित है, यह भी सही है। और निरुक्त जो है शब्द व्युत्पत्ति या भाषा शास्त्र से संबंधित, यह भी सही है। और जो छंद है, छठा ऑप्शन हमारा क्या था? छंद। तो छंद किससे संबंधित था? छंद था हमारा छंद शास्त्र से, छंद शास्त्र से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? हु इज द क्रिएटर ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रामर अष्टाध्यायी। तो प्राचीनतम व्याकरण जो अष्टाध्यायी है उसका रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया है गौतम, बी कपिल, या सी पतंजलि, या डी पाणिनि। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी रचित किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मेमोरी। तो पहला दिया है मनुस्मृति, या बी याज्ञवल्क्य स्मृति, या सी नारद स्मृति, या डी पाराशर स्मृति। तो कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाउन आदि काव्य। पहला ऑप्शन दिया है रामायण, बी महाभारत, या सी गीता, या डी भागवत पुराण। तो निम्न में से किसे आदि काव्य की संज्ञा दी जाती थी? तो वो कहा जाता था रामायण को। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीनतम पुराण है? तो प्राचीनतम पुराण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पुराण। तो पहला दिया है मत्स्य पुराण, या बी भागवत पुराण, या सी विष्णु पुराण, या डी वायु पुराण।
तो कौन सा प्राचीनतम पुराण है हमारा? मत्स्य पुराण। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? वो इज द कंसिडर टू बी द हॉलीएस्ट रिवर इन द ऋग्वेद। पहला ऑप्शन दिया सिंधु नदी को, या बी सरस्वती नदी को, या सी परशुणी नदी को, या डी सतलुज नदी को। तो कौन सी नदी पवित्र मानी गई है? सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी को जो है ऋग्वेद में पवित्र माना गया है। और सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो हमारी सिंधु नदी है वैदिक सभ्यता में। अगला क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई निम्न में कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ वैदिक सोसाइटी? तो पहला ऑप्शन दिया है कुल या कुटुंब, या बी ग्राम, या सी विश, या डी जन। तो वैदिक सभ्यता की जो आधारभूत इकाई थी वो कौन सी थी? कुल या कुटुंब। तो कुल या कुटुंब जो है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल के उस प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्ति की रचना की गई है। तो 250 सूक्ति की रचना जिसके स्तुति में की गई है उस प्रधान देवता की पहचान करनी है। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल deity of the ऋग्वेद पीरियड whose 250 grams has been composed in praise। पहला दिया है इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सूर्य। तो 250 सूक्त की रचना किसकी स्तुति में की गई है? इंद्र की में। तो इंद्र की में 250 सूक्ति की रचना की गई है, और अग्नि की में 200 थी। 200 सूक्ति की रचना अग्नि की में है। अगला क्वेश्चन, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? इन विच वेदा असेंबली हैज़ बीन कॉल्ड नरिष्ठ, कलेक्टिव डिबेट और प्रेम टॉरी कहा गया है। पहला दिया है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, या डी अथर्ववेद। तो किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो किसको कहा गया है? अथर्ववेद को। और अथर्ववेद में ही सभा समिति का वर्णन है, और अथर्ववेद को ही नरिष्ठ मतलब अथर्ववेद में ही सभा को नरिष्ठ कहा गया है। अगला क्वेश्चन, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो सुरा और पासा के साथ नारी को 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया है। इन विच कंपोजिशन नारी इज इंक्लूड इन द 3 मेजर एवल्स अलॉन्ग विद सुरा एंड पासा। तो सुरा और पासा की तरह जो तीसरी बुराई है उसमें नारी को किसने शामिल किया है? ए मैत्रेयणी संहिता में, बी जबल उपनिषद में, या सी शतपथ ब्राह्मण में, या डी छंदोग्य उपनिषद में। तो नारी को सुरा और पासा के साथ तीसरी प्रमुख बुराइयों के रूप में किसमें शामिल किया गया है? मैत्रेयणी संहिता में। मैत्रेयणी संहिता में नारी को सुरा और पासा की भांति तीसरी बुराई के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? विच गॉड हैज़ द हाईएस्ट पोजीशन इन द लेटर वैदिक पीरियड? पहला ऑप्शन दिया है प्रजापति, या बी इंद्र, या सी विष्णु, या डी रुद्र। तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो वो है हमारा प्रजापति को। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो पहला दिया है राष्ट्रीय यज्ञ। इसमें क्या होता था? राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ था। या बी अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित है? राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। सी दिया है वाजपेयी यज्ञ किससे संबंधित है? सूर्य प्रदर्शन में प्रजा के मनोरंजन अर्थ किए जाने वाला यज्ञ। डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। जबकि इसमें जो पहला दिया है राष्ट्रीय यज्ञ, इसका मतलब है ये यज्ञ तब किया जाता था जब राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित यज्ञ जो है वो राष्ट्रीय यज्ञ कहलाता था। और अश्वमेध यज्ञ किस लिए किया जाता था? जो राजनीतिक शक्ति थी उसको बढ़ाने हेतु किया जाता था अश्वमेध यज्ञ। और वाजपेयी यज्ञ सूर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन अर्थ में किया जाने वाला यज्ञ था। तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं ऊपर के। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? डी, इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मतलब नदी और उनके पुराने नाम नीचे दिए गए हैं उसमें सही नहीं नाम है वो छांटना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एंड देयर ओल्ड नेम्स इज नॉट करेक्ट? तो पहला दिया है परुशणी रावी,
बी सतोद्री सतलज, सी आस्किनी चिनाब और डी विपाशा ब्रह्मपुत्र। तो जो परसरणी है उसको रावी नदी कहा जाता था, यह भी सही है। तो प्राचीन नाम परसरणी था और रावी आधुनिक नाम है। ऐसे ही बी सतोद्री सतलज, यह भी सही है। सी आस्किनी चिनाब, यह भी सही है। तो जो विपाशा है वो ब्रह्मपुत्र इसका प्राचीन नाम नहीं, वो आधुनिक नाम नहीं है। तो विपाशा को किस नाम से जाना जाता है अब? व्यास नदी के नाम से। तो व्यास नदी के नाम से विपाशा को जाना जाता है। तो विपाशा का आधुनिक नाम क्या है? व्यास। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, विपाशा को व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सैक्रेमेंट्स? पहला दिया है 14 या 14, बी 15, सी 16 या डी 18। तो संस्कारों की कितनी संख्या है? 16। तो हमारे कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो पहला दिया है ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह कहलाता था। बी देव विवाह, पुरोहित का पारस्परिक में मिले श्रमिक कन्या के साथ विवाह। सी दे रखा है आश्रय विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। या डी प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। तो इसमें से यह बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो हमारा ब्रह्म विवाह था, समान वर्ण या जाति का विवाह, यह बिल्कुल सही है। तो ब्रह्म विवाह तब माना जाता था जब समान वर्ण या जाति का विवाह होता है तो उसे ब्रह्म विवाह माना जाता था वैदिक सभ्यता में। ऐसे ही देव विवाह, जब पुरोहित का पारस्परिक श्रेणी में मिले कन्या के साथ विवाह होता है तो वो देव विवाह माना जाता था। और जो हमारा आश्रय विवाह है, आर्ष विवाह, ये गलत है। कन्या खरीद कर किया गया विवाह आश्रय विवाह नहीं कहलाता था। आश्रय विवाह क्या था कि कन्या को मूल रूप से एक जोड़ी गाय और बैल चुरा कर किया गया जो विवाह था वो हमारा आश्रय विवाह होता था। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, आश्रय विवाह, ये गलत है। और जो डी दे रखा है प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह, यह बिल्कुल सही है। तो यह भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। तो हमारे ए बी डी तीनों सही हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। आश्रय विवाह क्या था? कन्या को एक जोड़ी बैल और गाय चुरा कर किया गया विवाह क्या कहलाता था? आश्रय विवाह। और जो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह था वो कौन सा विवाह था? वो था हमारा असुर विवाह। तो ये असुर विवाह में आता है। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो पहला दिया है गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह। या बी आश्रय विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। सी राक्षस विवाह, पराजित राज्य की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। या डी पेशाच विवाह, बिना दहेज का विवाह। तो इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी पेशाच विवाह, बिना दहेज का विवाह, यह गलत है। तो हमारा आंसर होगा डी। तो जो गंधर्व विवाह है वो प्रेम विवाह कहलाता था, यह भी सही है। आसुर विवाह क्या था? कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, आसुर विवाह कहलाता था। और सी राक्षस विवाह जो है पराजित राज्य की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ जो विवाह होता था वो हमारा राक्षस विवाह था। तो ये तीनों ऊपर के बिल्कुल सही है। जो डी ऑप्शन है वो गलत है और हमारा आंसर क्या होगा? पिशाच विवाह, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 3 रण में कौन शामिल नहीं है? तो वैदिक सभ्यता में 3 रण पाए जाते थे, तो उनमें से कौन शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो पहला दिया है देवरण, बी पितृण, या सी ऋषि रण, या डी मार्तरण। तो 3 रण में कौन सा शामिल नहीं है? मार्तरण। तो मार्तरण 3 रणों में शामिल नहीं है। तो जो देवरण है, पितृण है और जो ऋषि रण है, ये 3 रण हमारे 3 रण में शामिल थे वैदिक सभ्यता में। अगला क्वेश्चन, रणवेद काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति कौन सी है? व्हाट इज द पोट्री कल्चर रिलेटेड टू द रणवैदिक पीरियड? पहला दिया है गेरुवर्णी मृद भांड, जिसे ओसीपी संस्कृति कहा जाता था। बी क्षेत्रीय दूसर मृद भांड, बी GW संस्कृति, या सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रणवैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है वो कौन सी है? तो वो है हमारी गेरुवर्णी मृदभांड या ओसीपी संस्कृति। अगला क्वेश्चन, हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मृदभांड या PGW स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? एट विच प्लेस
is the painted grey pottery PGW site in Haryana province come to light from the recent exhibitions? तो पहला दिया है आलमगीरपुर, बी दिया है भगवानपुर, या सी हस्तिनापुर, या डी कुरुक्षेत्र में। तो हरियाणा में कहाँ से ये मिला है? तो यह मिला है हमारे भगवानपुर से। तो भगवानपुर से मृद भांड या पोटरी पे जो चित्रित धूसर मृद भांड है वो पाया गया है भगवानपुर से। मतलब ग्रेप पेंटेड किया जाता था बर्तनों पर, तो वो मृद भांड स्थल में हरियाणा में पाया गया। और जो पीछे वाला क्वेश्चन था जिसमें मृद भांड संस्कृति दे रखी थी रणवेदी काल से, वो किससे संबंधित थी? गेरू वाणी, मतलब गेरू कलर बर्तनों पे किया जाता था। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो जो प्राचीनतम विवाह संस्कार है उसका वर्णन करने वाला जो विवाह सूक्त है वो किसमें पाया जाता है? द मैरिज सूक्त विच डिस्क्राइब द ओल्डेस्ट मैरिज सेरेमनी इज फाउंड इन, पहला दिया है रणवेद में, या बी यजुर्वेद में, या सी सामवेद में, या डी गृहसूत्र में। तो किसमें पाया जाता था? वो रणवेद में। और रणवेद हमारा किससे संबंधित है? श्रोत एवं प्रार्थनाओं से। ऐसे ही यजुर्वेद श्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है, और यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और सी सामवेद जो है वो संगीत में स्रोत से संबंधित है। और सामवेद जो है टोटली किस पर जितने भी सूक्त हैं सामवेद के वो किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। और जो डी गृहसूत्र है यह कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्य यह वध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? इन द ऋग्वेद फ्रॉम whom was the word अघन्य नॉट स्लॉटर्ड यूज्ड। तो अघन्य शब्द किसके लिए यूज किया गया था ऋग्वेद में? पहला ऑप्शन दिया ब्राह्मण के लिए, या बी गाय के लिए, या सी स्त्री के लिए, या डी पुरोहित के लिए। तो अघन्य शब्द किसके लिए यूज किया गया था? गाय के लिए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो गाय को वध योग्य नहीं है, मतलब इसको नहीं मारा जा सकता। जिसे अघन्य कहा जाता था तो वो गाय थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा यस से सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? पहला संग्रहित कोषाध्यक्ष से संबंधित है, बी भागदौड़ कर संग्रह करता था, या सी छता या छतरी पासे के खेल में राजा का सहायक था, या डी अक्षवा प्रतिहारी या राजप्रसाद का सक्षक था। तो इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो ये पहला जो संग्रहित कोषाध्यक्ष ये भी सही था। तो जो कोष अध्यक्ष था उसको संग्रहित कहा जाता था। इसी टाइप से जो कर संग्रह करता था उसको भागदूत कहा जाता था। और जो पासे के खेल में राजा का सहायक था उसे छाता या छतरी कहा जाता था। और जो अक्षवाप है उसको प्रतिहारी या राजप्रसाद का संक्षक कहा जाता था। तो ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? पहला दिया है जल या समुद्र का देवता वरुण को कहा जाता था, या बी 3 पगों में 3 लोगों की माप विष्णु को कहा जाता था, या सी पूषण जो है विवाह का देवता था, या डी रुद्र जो है पशुओं का देवता था, या ई दो जगत के पिता कहा जाते थे, या एफ अदिति देवों की महान माता थी, या ई दे रखा है जी दे रखा है इनमें सभी। तो इनमें ये बताना है कौन सा सही है। तो इसमें ये सारे सही हैं। जो जल या समुद्र था, समुद्र का देवता है वो हमारे वरुण थे। तो जल या समुद्र के देवता किसे कहा जाता था? वरुण को कहा जाता था। और 3 पगों में 3 लोगों की माप करने वाले कौन थे? हमारे विष्णु देवता थे। इसी टाइप से पूषण किसको कहा जाता था? विवाह के देवता को कहा जाता था। और रुद्र जो है पशुओं के देवता के रूप में जाने जाते थे। और ध्रुव जो है जगत के पिता कहे जाते थे। और आदिति देवों की महान माता थी। और ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? जी, इनमें सभी। तो जी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनुस्मृति विद होम इज रिलेटेड? पहला दिया है समाज व्यवस्था से, या बी कानून से, या सी राज्य कार्यपद्धति से, या डी अर्थशास्त्र से। तो मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन दिया है वशिष्ठ ने, या बी विश्वामित्र ने, या सी इंद्र ने, या डी परीक्षित ने। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, अवेस्ता
और ऋणक में समानता है, ये दोनों समानता है, तो अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? देयर इज सिमिलरिटी इन अवस्था एंड ऋणक। तो अवस्था इज रिलेटेड टू विच फील्ड? पहला दिया है भारत से, या बी ईरान से, या सी इजराइल से, या डी मिस्र से। तो अवस्था कहाँ से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। तो ऋणक युग में या वैदिक सभ्यता में अवस्था और ऋणक में समानता पाई गई थी। तो जो अवस्था है वो ईरान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? हु फेवर्ड द आर्कटिक होम थ्योरी? पहला दिया है पॉजिटर ने, या बी एसी दास ने, या सी बाल गंगाधर तिलक ने, या डी जैकोबी ने। तो आर्यों के आर्कटिक होम जो सिद्धांत था उसका पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने या बाल गंगाधर तिलक ने। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वैदिक नदियाँ और उनके आधुनिक नाम में कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू इन वैदिक रिवर्स एंड देयर मॉडर्न नेम? तो पहला दिया है कुंभा काबुल, बी परुषणी रावी, सी सदानीरा गंडक, या डी सतुद्री सतलज, या ई इनमें सही है। तो कौन सा सत्य है? तो पहला ऑप्शन दिया कुंभा काबुल, यह भी सही है। कुंभा जो है काबुल नदी का नाम था, परुषणी रावी नदी को कहते थे, और सदानीरा गंडक नदी को कहते थे, और सतुद्री सतलज नदी को कहते थे। और आस्किनी जो है वो किसको कहा जाता था? आस्किनी। तो हमारा जो आस्किनी है वो किसको कहा जाता था? चिनाब नदी को कहा जाता था, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो चिनाब नदी को क्या कहा जाता था? आस्किनी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, ऋणक में कितने सूक्त हैं? हाउ मेनी सूक्त आर देयर इन ऋणक? ऋणक में कितने सूक्त हैं यह बताना है। पहला ऑप्शन दिया है 1017, डी दिया है 1020, सी 1028, या डी 1128, या 1028, 1128। तो ऋणक में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः कौन सा था? विच वॉज द मेन रिलीजन ऑफ द प्री वैदिक आर्य? तो पहले दिया है भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, या डी प्रकृति पूजा और भक्ति। तो पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म कौन सा था? प्रकृति पूजा और यज्ञ का। तो पूर्व वैदिक आर्य जो है मुख्यतः क्या करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ किया करते थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियरिज्म? तो पहला दिया है महर्षि कपिल, या बी महर्षि गौतम, या सी महर्षि कणाद, या डी महर्षि पतंजलि। तो किसको कहा जाता है परमाणुवाद का जनक? महर्षि कणाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेत या माधव से संबंधित ऋषि कौन से थे? तो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित तो राजा विधेत थे या माधव थे, वो किससे संबंधित ऋषि, उनसे संबंधित ऋषि कौन थे? Who was the sage related to the king विधेय या माधव related to the शतपथ ब्राह्मण? तो किससे संबंधित थे? पहला दिया है ऋषि भारद्वाज से, या बी ऋषि वशिष्ठ से, या सी ऋषि विश्वामित्र से, या डी ऋषि गौतम रहुगण से। तो जो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय या माधव थे वो किस ऋषि से संबंधित थे? तो वो थे हमारे महर्षि कणाद से वो थे हमारे ऋषि गौतम रहुगण से संबंधित। गला खराब हो गया आज ज़्यादा ही, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो डी ऑप्शन है इसका, ऋषि गौतम रहुगण से। तो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव किस ऋषि से संबंधित थे? महर्षि गौतम रहुगण से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ये हमारी क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। वैदिक सभ्यता ऑलमोस्टली कंप्लीट हो चुका है और कल हम महाजनपद काल से स्टार्ट करेंगे। तो जिसने भी हमारी वीडियो नहीं देखी है वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर नीचे शो मोर लिखा रहता है, उस पर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और वहाँ से हमारी प्रीवियस जो वीडियो हैं वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता संबंधित वो सब वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको कोई जानकारी
चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। तो थैंक फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर एंड लाइक आल्सो। थैंक यू।